तो हम लगातार बात कर रहे हैं राज्यसभा टीवी पर कि किस तरह के रुझान 5 राज्यों के चुनाव नतीजों में देखने को मिले हैं। साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, अप्रत्याशित जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन गोवा और पंजाब और कुछ हद तक मणिपुर में कांग्रेस को कुछ उम्मीद नजर आ रही है। बहरहाल इस मुद्दे पर चर्चा करें और आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की तमाम सुर्खियां क्या हैं वो एक नजर डाल लेते हैं इस पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बनवास खत्म, 3/4 बहुमत की ओर पार्टी। जनता ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को नकारा, मायावती को भारी झटका। उत्तराखंड में खिला कमल, बीजेपी को 2/3 बहुमत। हरिद्वार ग्रामीण से मुख्यमंत्री हरीश रावत हारे। पंजाब में कांग्रेस का परचम लहराया, सरकार बनना तय। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, अकाली दल गठबंधन को भारी नुकसान। और मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर, गोवा में बराबरी का मुकाबला। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गंवाई सीट। तो इस घंटे की चर्चा में हमारे साथ कुछ नए मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, नेशनल हेराल्ड के संपादक नीलाभ मिश्रा और इसके अलावा राहुल देव जी लगातार बने हुए हैं। मैं अपनी चर्चा अगर नीलाभ जी मैं आपसे शुरू करूं, अगर गोवा की बात करें, गोवा में अभी तक का जो, क्योंकि हम लोग उस पर कम डिस्कशन किए हैं इसलिए मैं गोवा से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी तक सिर्फ 22 सीटों के नतीजे देखने को मिल रहे हैं, उसमें लगभग बराबरी पर चल रही है बीजेपी और कांग्रेस। और पंजाब में कांग्रेस को एक क्लियर कट मैंडेट देखने को मिल रहा है। बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। मणिपुर में जी, मणिपुर में भी कांटे की टक्कर में है। क्या कहेंगे इस प्रदर्शन को लेकर, अगर खास तौर से कांग्रेस की नजर से देखा जाए? कांग्रेस की नजर से देखें तो देखिए, यूपी में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं पहले। तो वो एक किसी और की सवारी पे चढ़ के ही करना था। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को तो बहुत बड़ी जमीन तय करनी है उस हिसाब से। लेकिन पंजाब में जो आम आदमी पार्टी का सुन रहे थे, उसके मुकाबले कांग्रेस का यह प्रदर्शन उत्साहजनक है। और उसमें एक चीज बल्कि कहेंगे कि आम आदमी पार्टी को शायद एंटी इनकम्बेंसी मत मिले, लेकिन कांग्रेस का जो अपना कोर वोट था वो बरकरार है। और जहां जहां आप देखेंगे कि मुकाबला अगर भाजपा और कांग्रेस में है तो वहां चीजें बदलती रहती हैं, सिवाय एक मध्य प्रदेश के जहां कांग्रेस को, मध्य प्रदेश और गुजरात के जहां कांग्रेस बहुत दिनों से पीछे। लेकिन राजस्थान जैसे हर चुनाव में बदलता है और पंजाब जैसे, लेकिन हर चुनाव में नहीं बदला। पिछली बार में वो एक तरह से वो टूटा मिथ। पिछली बार राजस्थान में नहीं टूटा, नहीं पंजाब में। हाँ, पंजाब में वो मिथ टूटा। लेकिन आप देखेंगे कि पिछली बार भी कांग्रेस का वोट शेयर अकालियों से ज्यादा था, लेकिन सीटों के मामले में वे पिछड़ गए। तो वो जो जमीन का जो गणित होता है उसमें चूंकि एक स्पष्टता नहीं थी कांग्रेस के पास, इस बार शायद वो स्पष्टता दिखाई पड़ी। उन्होंने जो भी स्ट्रैटेजी उनकी रही हो तो वो स्पष्टता दिखाई पड़ी और उसका लाभ भी मिला है। राजस्थान में दूसरी तरह की चीज है। गुजरात और हाँ, वहां मध्य प्रदेश में भाजपा ने कंसोलिडेट किया है, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद इसी में है। अगर कांग्रेस के लिहाज से, चूंकि सवाल आपने कांग्रेस के बारे में पूछा, तो वो उसमें जो कांग्रेस का कोर स्ट्रेंथ है, वो कोर स्ट्रेंथ ये होगा कि जिन प्रदेशों में बीजेपी है वहां एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के पक्ष में जाए, और जिन प्रदेशों में कांग्रेस नहीं है वहां के बारे में उसको ये सोचना होगा कि वहां ये अंतिम समय के गठजोड़ों से काम नहीं चलेगा। जब तक कि वो गठजोड़, उसका एक आधार व्यापक नहीं होगा, व्यापक चाहे वो आर्थिक नीतियों का आधार हो
या लेकिन सामाजिक नीतियों का आधार हो। ये हम बहस करें उससे पहले जो हमने 1-2 घंटे बहस की उसमें एक बात और निकल कर आई, और वो ये कि जहां पर भी रीजनल लीडरशिप मजबूत है कांग्रेस पार्टी में, वहां तो उसने कुछ अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन जहां पर रीजनल लीडरशिप नहीं है और जहां पर संगठन भी उस तरह से एक्टिव नहीं है, वहां पर उसका प्रदर्शन की कोई उम्मीद न थी और न निकली। वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में न तो उनके पास जमीनी संगठन है, कांग्रेस के पास न कोई नेतृत्व है। कई बार होता है कि सिर्फ एक ही परिवार का व्यक्ति क्यों प्रचार कर रहा है, राहुल गांधी, तो बताइए उत्तर प्रदेश में और किसके प्रचार करने से असर पड़ता? कांग्रेस के किस नेता के प्रचार करने से असर पड़ता? उत्तर प्रदेश में अपना कोई नेता है नहीं, और बाहर के नेताओं की हैसियत नहीं है उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस के नेताओं की। तो जो संगठन का क्षरण वहां हुआ है, जो नुकसान हुआ है, वो इतने वर्षों का है, इतने दशकों का है कि उसकी भरपाई इस तरह के गठजोड़ों से तुरंत नहीं हो सकती। इस तरह के गठजोड़ सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि आगे के लिए वो कोई एक जमीन तैयार कर सकते हैं, अगर वो आगे चीजें कंटिन्यू रह जाएं, अगर वो ये हो। और कांग्रेस को ध्यान तो अंततः जिन प्रदेशों में वह नहीं है, वहां तो जमीन से बिना शुरुआत किए एक संगठन खड़ा किए, नेतृत्व खड़ा किए। जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को अपने को रिवाइव करना है तो जमीन से शुरुआत करनी होगी। कांग्रेस के नेता शकील अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शकील साहब, जिस तरह के चुनाव नतीजे आए हैं, क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं कि आप लोगों ने जो प्रयास किया वो सफल रहा या कुछ निराशा भी है? नहीं, बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं है। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है। ये बात सही है कि 3 अन्य राज्यों में, गुजरात में हमारी सरकार बन गई है और मोस्ट लाइकली बन जाएगी। मणिपुर में भी हम काफी आगे चल रहे हैं और गोवा में भी हम आगे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। और उत्तर प्रदेश में एक बात सही है कि पिछले 27 वर्षों से 1979 के बाद से ही हम उत्तर प्रदेश में शासन में नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को इस देश के लिए घातक समझते हैं, इसलिए हमने नरेंद्र मोदी जी को और उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने के लिए समझौता किया था। लेकिन चुनाव नतीजे जो आ रहे हैं या जो रुझान काफी उनका बदलना मुझको मुश्किल लगता है, तो उसमें लगता है कि हम उसमें सफल नहीं हो पाए और भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश में। तो इससे हमारा संतुष्ट होना, हम लोग बार बार कहते हैं, चाहे वो कितनों सीट जीते, यही कहेंगे कि उनकी राजनीति को हम देश के लिए घातक समझते हैं, इसलिए हमने उनको रोकने की कोशिश की। लेकिन पंजाब के चुनाव नतीजों से हम संतुष्ट हैं। मणिपुर में बहुत बड़ा मार्जिन है हम लोगों का, मोदी जी के लाख प्रयास करने के बाद भी, और नागा एकॉर्ड को लोगों को तोड़ मरोड़ के पेश करने के बाद भी, और गोवा में भी उनकी सरकार थी, उनकी चीफ। हालांकि दोनों जगहों पर अभी कांटे की टक्कर चल रही है, और गोवा में तो 18 सीटों के रिजल्ट ही अभी तक नहीं, मतलब वहां पर काउंटिंग ही नहीं शुरू हुई है, अब शायद शुरू होने जा रही है। लेकिन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता कल्याण सिंह मान भी जुड़ रहे हैं। कल्याण जी, आप लोगों ने बहुत प्रयास किया, मैं फिर दोबारा उसी मुद्दे पर लौट रही हूं। आप लोगों के प्रयास, चाहे वो गोवा हो चाहे वो पंजाब हो, दोनों जगह सफल नजर नहीं आए हैं। अब आप इस नतीजे के बाद किस तरह के आत्मविश्लेषण पर जाएंगे? क्या आप लोग की पार्टी के अंदर विचार हो रहा है? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं राष्ट्रीय लोकदल में हूं, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं, आम पार्टी में नहीं हूं। जी, माफ कीजिएगा, मुझे गलत सूचना मिली थी जी। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूं जी। तो राष्ट्रीय लोकदल का तो और भी ज्यादा सफाया हो गया। मैं आपको वही बता रहा हूं कि पहले तो जो भी हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने जितने भी हमें मत दिए हैं या जो भी हमें सपोर्ट दिया, हम उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे से, हम मानते हैं कुछ गलतियां हुई होंगी, इसकी समीक्षा करेंगे, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 310 सीट भारतीय जनता पार्टी लेकर आ रही है, ये कोई अच्छे संकेत नहीं है, ये स्वस्थ लोकतंत्र मैं इसको नहीं मानता हूँ। ये हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कुछ इसके परिणाम अच्छे नहीं निकले, ये आपको मानना पड़ेगा और ये हमें देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, सोचना पड़ेगा हमें। लेकिन फिर भी अगर इस बात का आभास आप लोग पहले कर लिए होते और जनता को शायद अपनी बात कन्विंस करा पाए होते, तो शायद इस तरह के रिजल्ट ना आते। अब तो ये आप
अब आपको नेक्स्ट मौका शायद लोकसभा चुनाव में ही मिले, उसके बीच में तो कोई मौके है नहीं। देखिए, कुछ ना कुछ आभास हम लोगों को पहले भी था। हाँ। लेकिन जो जैसे ओम जी ने बताया है और राहुल देव जी ने बताया कि जो बाद में स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है, एकदम एक एग्रेसिव होकर इन्होंने जो कैंपेनिंग की है, मैं तो अपना ये व्यक्तिगत मानना मेरा ये है कि ये देश के लिए ठीक नहीं है और इसके परिणाम मुझे पता नहीं आगे क्या होने वाले हैं। लेकिन जो इन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने सफलता का एक फॉर्मूला बताया, देश को सफलता का ये फॉर्मूला बताया। शायद अगले आने वाले दिनों में दूसरी पार्टियां इस फॉर्मूले को अपनाकर कुछ हासिल कर सकें। क्या आप लोग आने वाले दिनों में नेक्स्ट चुनाव में भी इस तरह का फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे, आप ये वादा करते हैं? ये बात बिल्कुल सही है कि दूसरी पार्टियों को, जो छोटे छोटे जो क्षेत्र हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, क्षेत्रीय दल है, इन सबको इकट्ठा होकर एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और देश को हम किस तरह एक अच्छी राह दिखाएं और अच्छा हम एक सुशासन दे सकें, देख ये सोचना पड़ेगा। मैं आपको एक थोड़ा सा अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं जब कंपेयरिंग कर रहे थे, मैं क्षेत्र में गया था, तो मैं किसी से बात कर रहा था कि भी आप राष्ट्रीय लोकदल को वोट दीजिए या कीजिए हो कैसे। तो उन्होंने मुझे एक कहा कि भी हाँ, भारत देश के अंदर एक नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा आदमी है जो हिंदुत्व की बात करता है, जो हिंदुओं की रक्षा करेगा। आप ये बताइए मुझे, यहाँ पे इस देश के अंदर, ये लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर किस समुदाय को नुकसान हो रहा है? सभी तो यहाँ पे अपना अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का जो भय पैदा किया गया है लोगों के बीच में, कहीं ना कहीं लोगों ने अपना वोट ये सोच के वो सबका सब वोट उधर कर दिया और इसके नुकसान राष्ट्रीय लोकदल को भी हुआ है, दूसरी पार्टियों को भी हुआ है। हाँ, लेकिन आप लोग की जिम्मेदारी थी कि आप लोगों को समझाते और अपने पक्ष में लाते, लेकिन वो नहीं कर पाए। बहरहाल हमारे पास दो और मेहमान हैं। भानु जोशी हैं, एक्सपर्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इसके अलावा हमारे संवाददाता श्याम सुंदर भी पंजाब से जुड़ेंगे। श्याम, आज अमरिंदर सिंह का जन्मदिन भी है और आज उनके पक्ष में जिस तरह के रिजल्ट आए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं? देखिए, माहौल तो जाहिर तौर पर बहुत ही खुशनुमा है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 75वां जन्मदिन कैप्टन अमरिंदर का है आज, और जिस तरह से उन्होंने लीड किया पंजाब में कांग्रेस पार्टी के पूरे चुनाव अभियान को, न सिर्फ चुनाव डिक्लेयर होने के बाद बल्कि 1.5 साल पहले से उन्होंने उस अपनी छवि को तोड़ा कि वो महल में रहकर एक राजा की तरह चुनाव लड़ते हैं। वो जनता के बीच में गए और आज जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया कि क्या जो प्रशांत किशोर हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, क्या उनकी वजह से ये चुनाव जीता है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रणनीति बनाई, लेकिन उस रणनीति को लोगों के बीच में कांग्रेस के वर्कर लेके गए और कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो उसको जिस तरह से एक्टिव किया गया और उसने जिस तरह से एक्टिव होकर काम किया और जिस तरह से काउंटर किया आम आदमी पार्टी के कैंपेन को, उसकी जीत है। उसके अलावा उन्होंने 2-3 और महत्वपूर्ण बातें कही जीत के बाद। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, और क्योंकि अभी कांग्रेस अध्यक्ष बाहर हैं इलाज के सिलसिले में, तो उपाध्यक्ष इस बात का फैसला करेंगे। वो जल्दी ही जाएंगे दिल्ली और उनसे मुलाकात करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जितने भी उन्होंने वायदे अपने मैनिफेस्टो में किए हैं, खासतौर पर किसानों से जुड़े हुए जो वायदे हैं, उन पर बहुत जल्दी ही फैसला होगा और उनकी नीति सामने आएगी। अमृता जी, एनालिसिस तो इस वायदों के पूरा होने के बाद में किए जाएंगे। बहरहाल मैं भानु जोशी आपके पास आना चाहूंगी। आपने तमाम पक्षों को सुना, आप खुद भी उत्तर प्रदेश और पंजाब का दौरा करके आए। आपने जो अपने एनालिसिस में चीजें ड्रॉ की थी, जो सामने लाई थी, क्या उस एनालिसिस के मुताबिक ही आप नतीजे देख रहे हैं? देखिए, मेरे को एक बात तो मुझे एडमिट करनी पड़ेगी कि हमको ये ज़रूर लग रहा था कि फील्ड में कि समाजवादी पार्टी या भाजपा के बीच टक्कर रहेगी, परंतु इन दोनों में से एक पार्टी आगे जाती है ऐसा मुझे लग रहा था। परंतु इस तरह का स्वीप भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, ये मैं एडमिट करना चाहूँगा कि मुझे नहीं लगता था। ये बोलने के बाद मेरे को लगता है कि ये समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, राइट? तो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, उसमें जो नॉन यादव ओबीसी है और जो नॉन जाटव दलित है और अपर कास्ट है, यूपी में उनकी लैंग्वेज ज़्यादातर थी कि हमारी गिनती नहीं होती, वी आर नॉट काउंटेड, है ना? तो इन दोनों कोएलिशंस में हमारे को नहीं गिना जाता है। और मुझे लगता है कि हमने अखिलेश का अपना पर्सनल रेटिंग काफ़ी हाई रहा, पर फिर भी लोग ये कहते थे कि अखिलेश तो ठीक है लेकिन उनके आसपास जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं। और यादव डोमिनेशन, ज़मीन हड़पने के मामले में और बाकी इस तरह की चीज़ों के बारे में हमारे को काफ़ी सुनाई दिया। तो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन हुआ है, पर फिर भी मुझे लगता है कि इन टेक्निकल चीज़ों से ऊपर उठ के हमको ये ज़रूर सोचना चाहिए
कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो जितनी भी कोएलिशंस चुनाव में गए उनमें उनका स्क्रिप्ट क्या रहा, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक स्क्रिप्ट प्रस्तुत किया है उत्तर प्रदेश के इलेक्टोरेट को, जो कि 300 प्लस, बल्कि जो हमारा आखिरी पीस भी था उसमें भी हमने लिखा था कि आइडेंटिटी के ऊपर उत्तर प्रदेश का चुनाव ज़्यादा दूर तक नहीं समझा जा सकता है, आइडेंटिटी से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 300 प्लस जो आया है आज रिजल्ट, उसमें आइडेंटिटी हैव बिकम मोर फ्लेक्सिबल। मुझे लगता है कि हम जो हमारे 90 के दशक के मापदंड थे समझने के, चुनाव का जो रिजल्ट रहता है कि ये कास्ट इसको वोट देती है, वो रिलीजन उसको वोट देता है, आई थिंक उसके बियॉन्ड हमारे को थोड़ा सोचने की जरूरत है। और आज का चुनाव भी यही बताता है, उत्तर प्रदेश का तो मुझे लगता है यही बता रहा है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर वोट डालें। हमारे साथ लखनऊ में हमारी संवाददाता कृति मिश्रा हैं। कृति, आप कहां पर हैं और किस तरह का माहौल देख रही हैं? किस तरह की चर्चाएं अब लखनऊ के फिजा में हैं? जी अमृता, देखिए मैं अभी फिलहाल बीजेपी के हेडक्वार्टर में हूं जो लखनऊ में है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह का जोश और जश्न और उत्साह हो रहा है। बीजेपी कार्यालय में लोग लगातार पटाखे फोड़ रहे हैं, रंगों से होली खेली जा रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमृता देखिए जो राम मंदिर में जो बीजेपी को मोमेंटम मिला था उससे कई ज्यादा बड़ी जीत है आज। डेफिनेटली यूपी ने जो 2 अच्छे लड़के की थ्योरी थी वो उसको नकारा है, यूपी की बहन जी को नकारा है, और कहीं ना कहीं हर तरफ आज बीजेपी का परचम है। तो आप देख सकती हैं कि किस तरह का उत्साह है यहाँ बीजेपी वर्कर्स में। यहाँ के जो लीडर्स हैं, लगातार लीडर्स आ रहे हैं, उनका स्वागत हो रहा है और अभी जश्न पूरे दिन मनाने की इनकी ऐसी तैयारी है। जी अमृता। जी, और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 11 जवान शहीद हो गए हैं और 5 जवान घायल हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। सुकमा के भेज्जी थाना क्षेत्र के घने जंगलों में सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के सुरक्षाकर्मी गश्त कर रहे थे और उसी दौरान नक्सलियों ने हमले को अंजाम दिया। नक्सली सुरक्षाकर्मियों के हथियार और रेडियो सेट भी लूट कर ले गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने घटना पर गहरा दुख जताया है। तो आपको हम बता रहे थे कि चुनाव नतीजों के बीच में एक इस तरह की भी खबर है कि नक्सली हमले में इतने लोग मारे गए हैं। बहरहाल हम चलते हैं शकील अहमद के पास। शकील जी, यूपी के अगर नतीजों का विश्लेषण किया जाए तो अब आप लोग 2019 को लेकर किस तरह के रणनीति के बारे में सोच रहे हैं? किस तरह की रणनीति होगी अब आप लोगों की 2019 में? देखिए, जब हम कोई चुनाव जीतते हैं या कोई चुनाव हारते हैं, दोनों में समीक्षा होती है। हार की समीक्षा जरा गहन होती है। स्वाभाविक रूप से एक बात मैंने पहले भी बताया कि पिछले 27 सालों से हम उत्तर प्रदेश में नहीं है, मगर फिर भी हमने समझौता किया था। क्या कमी रह गई जब ये होगा, और किन्हीं से समझौता की आवश्यकता है, और जो पीपल ओरिएंटेड जो बातें, और इस जो 2-2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में जैसे राष्ट्रीय स्तर पर उनका परफॉर्मेंस रहा है, ये ठीक है कि उत्तर प्रदेश में जीत गए हैं, मगर इसी नरेंद्र मोदी के ही प्रधानमंत्री वाला क्षेत्र है पंजाब, नरेंद्र मोदी जी के ही प्रधानमंत्री वाला क्षेत्र है मणिपुर, नरेंद्र मोदी जी के ही प्रधानमंत्री वाला क्षेत्र है गोवा। यहाँ बीजेपी पीछे चल रही है। तो निश्चित रूप से नेशनल लेवल पे जो उनकी कमी आई हुआ है, और इन 2 सालों में लगभग 2 सालों से कुछ अधिक समय बचा है, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कमियां होंगी, वो कमियां, उनके साथ साथ हमारे अलायंस में क्या कमी रह गई, इसकी समीक्षा होगी। और समीक्षा के बाद एक रणनीति तय होती है। बिहार में 40 सीटें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुई थी। इस दिल्ली की 7 सीटें लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हुई थी, लेकिन आप पार्टी ने 67 सीट जीत दिया और हमारे गठबंधन ने बिहार जीत लिया। तो स्वाभाविक रूप से देखिए, आप जो 2-2.5 साल की कमियों का जिक्र कर रहे हैं, अगर लोगों की नजर होती कमियों पर, तो शायद एंटी इनकम्बेंसी का कुछ असर यूपी में दिखता होता या दूसरे राज्यों में दिखता होता। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ हो सकती है पंजाब में। बीजेपी की तो वैसे भी बहुत ज्यादा वहां पर कुछ स्टेक पे नहीं था, और दूसरे राज्यों में वैसा जिस तरह का बीजेपी का प्रदर्शन रहा है वो संतोषजनक कहा जा सकता है। अभी तक उसमें कोई निराशा नहीं है। संतोषजनक तो कुछ ज्यादा ही दूसरे राज्यों के, यूपी को छोड़ के दूसरे राज्यों की मैं बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे लग रहा है कि एक नया आख्यान, जैसे अंग्रेजी में आजकल हम लोग नैरेटिव बहुत कहते हैं, तो एक नया
देशव्यापी देश के बड़े हिस्सों में एक नया आख्यान चल रहा है, एक नई सोच जिसका मैंने इशारा किया, एक नई संवेदनाशीलता या संवेदना भी चल रही है, जो जैसा अभी हमारे उत्तर प्रदेश वाले मित्र ने भी जिक्र किया कि जो पुरानी जातियों के समीकरणों को, जातीय निष्ठाओं को, उपजातीय निष्ठाओं को तोड़ती लग रही है, वो बंधन अब लचीले होते दिख रहे हैं हमें, कमजोर राहुल होते जी दिख रहे हैं। माफ कीजिएगा, मैं यहाँ पे रोक रही हूँ। पहले एक जातिवादी अस्तित्व की लड़ाई थी, आप जो नए आख्यान की बात कर रहे हैं उसमें क्या आप जातिवाद से ऊपर उठकर अब राष्ट्रवाद की भावना को ज्यादा प्रबल होते हुए देख रहे हैं इस नए आख्यान में? हाँ, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया। तो एक आप उसको सांप्रदायिक कह सकते हैं, आप उसको धर्म से जोड़ सकते हैं, आप उसको हिंदूवादी कह सकते हैं, आप उसको राष्ट्रवादी कह सकते हैं, ये बड़े एक महीन किस्म के फर्क हो गए। लेकिन एक नई चेतना, एक खतरे की नई चेतना जिसमें वैश्विक खतरा भी शामिल है, और वो अंततः देखिए गांवों तक पहुंच रहा है। इसलिए उड़ीसा के गांवों में अगर वहां पे ग्राम पंचायत और नगर पंचायतों में बीजेपी को ऐसी अप्रत्याशित जीत मिल रही है, ऐसा प्रदर्शन हो रहा है, तो ये कहां से हो रहा है? वहां तो नरेंद्र मोदी नहीं गए प्रचार करने, वहां पर कोई बड़ा नेता भी नहीं गया, वो बिल्कुल स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। कैसा हुआ? महाराष्ट्र में कैसा हुआ? तो जाहिर है कि कुछ नया हो रहा है, जो अलग अलग उसके जो रूप प्रकट होते हैं वो अलग अलग रूप होंगे, उसके तरीके भी अलग होंगे, लेकिन एक नई चेतना चल रही है, एक नई राजनीतिक चेतना चल रही है, और एक नए राजनीतिक समीकरण हमको बनते अब दिख रहे हैं। तो अगर उत्तर पूर्व में भी कमल खिल रहा है, जो बिल्कुल अभेद्य दुर्ग माना जाता था उसके लिए, तो कहीं कुछ है। तो उनको हम पुराने खांचों में फिट करेंगे इस स्थिति को, तो शायद हम नतीजे पर नहीं ठीक पहुंचेंगे। हमें कुछ नए तरीके इसको समझने के विकसित करने पड़ेंगे, और ज्यादा बहुत गहरा विश्लेषण चाहिए। मैंने जिक्र किया कि पहली बार देखिए उत्तर प्रदेश जैसे केंद्रीय राज्य में मुसलमान बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए चुनाव की दृष्टि से, ऐसा कभी हुआ नहीं। ये 18% के करीब मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी को अगर इतनी सीटें आ रही हैं तो इसका मतलब सचमुच अप्रासंगिक हो गए। उनके वोट को जो सभी पार्टियां उनके वोट को हासिल करने के लिए लालायित रहती थी, वो 18% में से एक भी मुसलमान को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उसके बावजूद 260 या 307-8 सीटों पर आगे चल रही है ये मतलब अद्भुत है। इसको ये चमत्कार से कुछ कम नहीं है, मैं कहूंगा इसको ये लोकतांत्रिक चमत्कार है। और इसको हम जाहिर है कि हम दैवी शक्तियों से तो नहीं जोड़ेंगे, तो जाहिर है कि कहीं कुछ जमीन पे हो रहा है, कुछ बदल रहा है। अभी उसको ठीक से परिभाषित करना मेरे लिए भी कठिन है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन ये जमीन पर बदलने का एक बहुत बड़ा फैक्टर सामने आया था हाल में, नोटबंदी का, डिमोनेटाइजेशन का। क्या उसका भी कुछ असर, मतलब जब ये हम सोच रहे हैं कि कोई नई चेतना पैदा हो रही है, तो वो नई चेतना किन किन फैक्टर्स से उभर कर सामने आ रही है? उसमें नोटबंदी का कुछ हो सकता है क्या असर? देखिए, उसमें नोटबंदी को एक खास संदर्भ में देखना होगा। वो संदर्भ ये है कि अब जो स्थानीय स्तर पर भी जो वोटर है वो किसी नेशनल नैरेटिव से जुड़ रहा है, राष्ट्रीय नैरेटिव से। और इस संदर्भ में आप पंजाब और यूपी के नतीजों को मैं एक तरह का मानता हूं कि एक राष्ट्रीय नैरेटिव उनको, अगर विपक्ष की तरफ अगर उनको देखना है, तो अगर उनको लगता है कि विपक्ष की तरफ से कोई एक राष्ट्रीय नैरेटिव है जिसको सपोर्ट मिल रहा है लोकल लेवल पे, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी कोलिशन से। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैंने 2014 में भी यात्राएं की थी, इस बार मैंने यात्रा नहीं की है। लेकिन जो खबर है उसमें जो एक चीज जो भानु ने कही कि जो स्थानीय स्तर पर जो जातियां लगता है जैसे छूट गई हैं, जैसे खड्गवंशी हैं, चौहान हैं, काछी हैं, अब ये इन जातियों को लगता है कि इस पूरे सेटअप में हम कहाँ हैं। तो उनकी अपनी अस्मिता, और उसको जिस तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग शब्द आप देखेंगे सबसे पहले अस्तित्व में गोविंदाचार्य लाए थे जी 1990 के दशक में, और उस समय से ये आरएसएस बीजेपी का उत्तर प्रदेश में ये प्रयास रहा। और ये अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे। जैसे मैं बताता हूं वो कैसे होता है। जैसे गुर्जरों के देवता हैं देवनारायण, उनके मंदिर हैं। देवनारायण को कृष्ण का अवतार चित्रित करना, तो इस स्तर पे जमीनी काम है वो। और अभी आप उत्तर पूर्व की भी चर्चा राहुल जी ने की। उत्तर पूर्व में देखेंगे कि उत्तर पूर्व की जो लोकल आइडेंटिटीज हैं, जैसे अब ISCN
के ग्रुप से उनका बीजेपी सरकार का केंद्र ने समझौता किया। मणिपुर इलेक्शन में वो जो फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन में घुस के उसमें एक जो चाहे लोकल आइडेंटिटी वो सब नेशनल आइडेंटिटी हो, जिसकी अभी हम तमिलनाडु में भी शुरुआत देख रहे हैं, असम में शुरुआत हम देख चुके पहले, चाहे वो सब नेशनल आइडेंटिटी हो या अभी मणिपुर में इस बार देखने में आ रही है, भले बीजेपी वहां जीते या न जीते ये दूसरी चीज है, वो मसला दूसरा है, लेकिन लोकल आइडेंटिटीज को एक ऊपर के नैरेटिव में बांधना, गूंथना, तो लोकल आइडेंटिटीज खत्म वो नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको नया आयाम दे रहे हैं, उसको एक नया स्वरूप दे रहे हैं, और उसमें तो इस तरह एक वो नया नेशनल नैरेटिव और लोकल नैरेटिव का वो एक उसकी बुनावट बुन रहे हैं। उतना मैं कहूंगा। No, but is it just a narrative, or is it also the fact that people see something promising in a prime minister like Narendra Modi and are voting for the prime minister as such, thinking that he can do something that is, that is new, that is different, for instance, like what he did with demonetization? Definitely, especially the youth. It clearly sees a very decisive leader, a forward-looking leader, a leader who is in love with technology, and the youth are in love with technology. He talks the language that they love, and that they are constantly exposed to, irrespective of where they live or stay or work. But there is now technology has made it possible for all kinds of messages, the word to be with you in your on your phone. So this is the new India, call it what you may, but the Prime Minister resonates with it like no one else does. Indeed. और दूसरे लोगों ने जो प्रयास किया वो शायद इतने सफल नहीं हो पाए या वो मुकाबला नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। I would also like to say something here, which is the constituencies, the national level constituencies which the BJP has tapped or exploited, whatever term you use, is the constituency which was absent for a while since Rajiv Gandhi's time, was constituency of a strong leader, which is there in Indian psyche, and that explains our whole commitment to Avatarvad syndrome, which I call Avatarvad just Indian syndrome. psyche. Look at what's happening in Europe, in US, in UK. Everywhere. So Yes. It has been there in it's a some bubble. form or the other, but there are phases when it gains currency. So there is this phase of a strong leader constituency where people are willing to give the leader a long leash, which you see in the case of demonetization. Okay, we suffered, but at least some action was taken. Indeed. The BJP's Yes, Rajya so Sabha MP is strong joining us. leader Before you and- complete your point, yeah. Let me just quickly get a response from Yes. him as well, and then take the discussion forward, because we are trying to figure out what the magic formula really is for someone to get 3/4 of the vote of the seats in a state like Uttar Pradesh. Mr. Sahasrabudhe, what is the magic formula? Please go beyond Mr. Narendra Modi, because we understand that he has indeed been a charismatic leader. What else has worked for you in Uttar Pradesh? No, but I think simply to describe that he is a charismatic leader is an understatement and also an injustice to Mr. Modi, because charisma and all these things, or the strong leader and all these kinds of descriptions, I believe are way below what has really been achieved. See, first and foremost, strong leaders, India has seen several strong leaders, but Mr. Modi is a credible leader. The element of credibility, the element of having no doubt about the purity of purpose with which he is working. See, he has a very strong sense of purpose. In that sense, he is a strong leader, not simply because he commands authority, or not simply because he has grown in strength from chief minister to prime minister and all those things, but basically the amount of credibility that he enjoys, the amount of people having no iota of doubt about him, about the purity of purpose with which he is working, is here, I believe, very relevant and very important as well. Second point I would like to make is that he has shown the requisite amount of resoluteness and political will all along when he was in Gujarat and all the 3 years that he is there at the center.
So this political will, which was so very in short supply in our polity, and he has shown that political will. And thirdly, people also repose their confidence in Mr. Modi because they understand that here is a person who walks the talk. He is able to implement whatever he has been telling. He is able to practice whatever he has been preaching. So all these three factors, I believe, they really speaking are the ingredients of the phenomenon of Mr. Sahasrabudhe, Mr. Rahul Dev has a question for you. Our guest Rahul Dev has a question for you. Listen to him. Vinayji, I mean, no question really, just a comment and Only observation. yeah. Perhaps, I don't know if you'll agree, but I also would call him today the most audacious risk taker, political risk taker the country has ever known. Yes. And he's constantly creating new goalposts. I think that's also part of his charisma, that he is constantly launching I entirely something. agree with you. See, Yeah. only those persons are able to take risk who have confidence in themselves. Absolutely. And therefore, I agree entirely with you that he is a huge risk takers, and normally people reward those who take risk. No, I agree with you. एक और सवाल राहुल जी के ही बातचीत से निकला है विनय जी, और वो ये कि देश के जनता के अंदर भी एक नई राष्ट्रीय चेतना पैदा हो रही है, क्या वो भी उसका भी आप लोगों को फायदा मिल रहा है? देखिए, मतलब फायदा वगैरह ऐसी बातों में हम नहीं यकीन करते, मगर देश निश्चित रूप में एक आकांक्षावान और भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। एक एस्पिरेशनल इंडिया उभर रहा है जिसका कई राजनेताओं को आता पता ही नहीं है। और ये जो एस्पिरेशनल इंडिया है, इसकी कुछ अपेक्षाएं हैं, इसकी कुछ डिमांड्स है, इसकी कुछ उम्मीदें हैं, और इसको कौन जगाएगा, ये इस पूरे एस्पिरेशनल क्लास के सम्मुख एक बड़ा सवालिया निशान है। और मैं मानता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके का नेतृत्व इस देश को दिया है, उससे ये सवालिया निशान लगभग समाप्त हो गया है। If I may add to what Vinay ji is saying, it's not just an aspirational India, but I guess and I fear it is also an apprehensive India. Also. There are newer apprehensions of the same aspirational India. And it sees certain threats which are go beyond its borders. We are talking of global jihad or the things that are happening around the world, and it's aspirational and apprehensive. राहुल जी माफ कीजिएगा, इस सवाल का जवाब विनय जी से ले। माफ कीजिएगा राहुल जी और विनय जी, आप दोनों से इस सवाल का जवाब लें उससे पहले मायावती, बीएसपी की नेता मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। प्रदेश व उत्तराखंड राज्य के चुनाव परिणाम बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं तथा किसी के भी गले के नीचे से उतरने वाले नहीं हैं। शायद आप लोगों के भी गले के नीचे से आसानी से उतरने वाले नहीं हैं। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है, अधिकांश स्वीकार ही नहीं किया है, या फिर अन्य पार्टियों के वोट भी बीजेपी के ही खाते में चले गए हैं। पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, तो पार्टी द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी ज्यादातर वोट बीजेपी को ही चले गए हैं, जिससे इस आशंका को और भी ज्यादा बल मिलता है कि वोटिंग मशीनों को अवश्य ही मैनेज किया गया है। आप लोगों को ये मालूम है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में, जहां मुस्लिम समाज का जो वोट है 18 और 20% के करीब है, जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक भी टिकट मुस्लिम को ना दिया हो, इसके बावजूद भी मुस्लिम बहुल्य इलाकों में
मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को चला जाए, क्या आप लोगों के गले के नीचे से ये उतर रहा है? हमारी पार्टी के लोगों के, मैं समझती हूँ कि पूरे दुनिया में भी यदि ये बात उनके सामने रख दी जाए तो उनके गले के नीचे से नहीं उतरेगी। सन 2014 के लोकसभा आम चुनाव के समय में भी, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम के संबंध में भी इसी प्रकार की आशंका जताई गई थी। जब इनको 73 सीटें मिली थी, इसी प्रकार की आशंका सन 2014 में भी जताई गई थी कि वोटिंग मशीनों में जरूर गड़बड़ी की गई है, जिसके बिना बीजेपी के पक्ष में ऐसा खास चुनाव परिणाम बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था सन 2014 में भी। और इतना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में वोटिंग मशीन के संबंध में ये चर्चा आम रही है कि बटन कोई भी दबाया जाए, वोट बीजेपी के कमल पर ही जाएगा, परंतु उस समय इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, जबकि चुनाव आयोग के सामने बार बार इस मुद्दे को उठाया गया है। ऐसी ही शिकायत अभी हाल ही में हुए महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव में भी वोटिंग मशीन में गड़बड़ी के संबंध में की गई थी। इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को वोट पड़ने आखिरी चरण के वोट से पहले इस संबंध में दिनांक 6 मार्च सन 2017 को 7वें व अंतिम चरण के मतदान से एक दिन पहले मेरी आयोजित, यानी कि जो चुनाव प्रचार खत्म होना था, तो एक दिन पहले मेरी आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी प्रकार का सवाल, आपको याद होगा, इसी प्रकार का सवाल एक पत्रकार द्वारा सभी पत्रकारों के समक्ष मुझसे पूछा गया था, किया गया था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। और मेरे ख्याल उसी आज जहां ये सामने खड़े हैं, इधर ही एक पत्रकार था, शायद पहली बार आप लोगों ने देखा था, उसने टोपी सर के ऊपर लगाई हुई थी, तो आखिरी चरण वाले ने, हाँ, टोपी लगाई हुई थी उसने, और जहां उधर वो खड़ा हुआ था, जब सवाल जवाब हो रहे थे, आपको याद होगा, तो हाँ, मेरे को क्या मालूम था कि सचमुच वो सही बोल रहा है, ये तो आज मालूम पड़ा जब रिजल्ट आ रहा है। जब उसने वो सवाल मेरे से पूछा कि जो मैं आज एलिगेशन लगा रही हूँ, तो वो सवाल जब उसने कहा था कि भाई आपका जो वोट है वो तो आपकी पार्टी के लोगों का या दूसरी पार्टी का, वो तो कमल पे ही जा रहा है, तो मैंने उस पत्रकार की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला नहीं, आप ऐसे बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तो मैंने उसको इग्नोर किया। तो आज मुझे लगा कि इसका मतलब वो पत्रकार सही बोल रहा था, और आज मुझे लगता है वो नजर भी नहीं आ रहा है। वो जो है उस दिन वो खड़ा हुआ था और आप लोग भी देख रहे थे कि ये आदमी कहाँ से आ गया, तो उसने ये सवाल मेरे सामने रखा था, और आप लोग इस बात के गवाह हैं। किंतु सन 2014 के लोकसभा व वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर, जो 14 में परिणाम आया लोकसभा का, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव के दिखाए जा रहे परिणामों को देखकर ये मामला अब इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि इसके बारे में और ज्यादा खामोश रहना लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा। ये हमारे देश के डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तो बीएसपी नेता मायावती को आप सुन रहे थे, वो वोटिंग मशीनों में टेम्परिंग के सवाल उठा रही हैं और कह रही हैं कि अगर इस पर राजनीतिक पार्टियां चुप रहीं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा। विनय सहस्त्रबुद्धे जी बीजेपी के नेता हैं, मैं चाहूंगी कि आप अगर इसका जवाब दे सके जो मायावती जी आरोप लगा रही हैं। मुझे कोई इसका अचरज नहीं है, जब इतनी करारी हार होती है तो राजनेता के मन में जितने सारी आशंकाएं पैदा होना एक मनुष्य की दृष्टि से मैं स्वाभाविक मानूंगा। उसी तरीके की आशंकाएं बहन जी ने व्यक्त की है।
मगर मैं मानता हूं कि अगर इस तरीके की स्थिति है तो इसके पहले इतने सारे चुनाव हुए और अभी भी चुनाव हो रहे हैं। अगर मशीन की हेराफेरी का सवाल है तो सब जगह एक तरीके के निकाल आते थे, ऐसा परिणाम आते थे, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो मैं मानता हूं कि इसको खारिज कर देना चाहिए और इसके पहले की चुनाव आयोग के द्वारा, मतलब इसके पहले भी चुनाव आयोग को इस तरीके की शिकायतें मिली हैं और इसके बारे में कई बार चर्चाएं हुई है। ये कोई पहला प्रसंग नहीं है कि वोटिंग मशीन के बारे में कोई संदेह लगाए, उसके ऊपर सवालिया निशान लगाए। तो ये चलता रहता है। उसको जो एक अभी की मानसिकता है उसके मतलब वो सिर्फ साथ हार जोड़ की कर हताशा देखा है, जाना आप ये मान चाहिए। रहे हैं? हाँ, मैं उससे ज्यादा इसको बहुत गंभीरता से नहीं देखने की आवश्यकता मानता हूं। जी राहुल जी, आप सवाल कर रहे थे विनय जी। नहीं, वो तो बात हो गई। उस समय एक नए भाइयों की भी बात हो रही थी, तो नई आकांक्षाएं भी हैं, नए सपने भी हैं और नए भय जो जनता में है वो लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी से भी और मिलेगा। वो जो भय हैं हम देख रहे हैं कि वो एक नए तरह के ध्रुवीकरणों को भी जन्म दे रहे हैं। तो एक मैं इसीलिए बार बार जो कह रहा हूँ कि कुछ नया हो रहा है, उसको हमें थोड़ा और गंभीरता से, गहराई से सोचने और विश्लेषित करने की जरूरत है। मैं ये लेकिन जरूर कहूंगा, चूंकि अभी हमने बहन जी को सुना, तो मैं ये कहूंगा कि वो उनके आरोप में दम हो या ना हो ये फैसला करना हमारा काम नहीं है, लेकिन वो एक बड़ी जिम्मेदार नेता है। उन्होंने अगर ये सीधा सार्वजनिक आरोप लगाया है तो चुनाव आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर इसको स्पष्ट करे, स्थिति स्पष्ट करे, मायावती जी को भी और देश के सामने भी। क्योंकि जैसा भी हो, हम समझ सकते हैं, विनय जी कह रहे हैं वो बहुत समझ में आने वाली बात है। उसके बावजूद अगर एक पार्टी का नेता यह आरोप लगा रहा है तो इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए लोकतंत्र के हित में। जी, आपको भी लगता है कि चुनाव आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए? कम से कम इस तरह के आरोप को अगर अभी खारिज कर दिया जाए तो बेहतर है, अदरवाइज आने वाले चुनाव में ये और ट्रेंड बढ़ सकता है। चाहिए कि जैसे महाराष्ट्र मुंबई कोर्ट में भी चला गया है मामला। हाँ, वो मामला कोर्ट में भी गया है और एक समय में आडवाणी जी ने खुद ये मामला उठाया। 2009 में आडवाणी जी ने खुद ये मामला उठाया था। जी, तो ये और थियोरेटिकली जितना मैं इलेक्ट्रॉनिक्स समझता हूँ, हर इलेक्ट्रॉनिक चीज हैक की जा सकती है। आपका कार का सिस्टम भी हैक किया जा सकता है। और अब विकीलीक्स से वो साफ है। लेकिन ये है, इसके लिए हार्ड एविडेंस की जरूरत है इन चीजों के लिए। इसको इस ढीलेपन से नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, एक स्पष्टीकरण तो बनता है और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उनको साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ेंगे। बिना साक्ष्य के इस मामले में आप कहीं आगे नहीं। और अगर ये बात है तो फिर दूसरे राज्यों में बीजेपी को नहीं आना चाहिए था, वहां पर भी बीजेपी स्वीप कर सकती थी। मैं उस पर अभी कुछ ये नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार होता है क्या है कि कई पायलट प्रोजेक्ट भी होते हैं, भारत सरकार के भी पायलट प्रोजेक्ट होते हैं। ठीक है, एक जिले में आप लागू करते हैं, बाद में पूरे देश में भी छोड़ रहे हैं। लेकिन इसलिए मैं कुछ नहीं कहूंगा सिवाय इसके कि बातें की जानी चाहिए साक्ष्य के आधार पे। जी, और अभी तक मायावती जी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। भानु, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आप बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के लोगों से मिलकर बातचीत करके अलग अलग इलाकों में घूमकर अपनी रिपोर्ट तैयार की थी आपने। जब आप लोगों से बातचीत कर रहे थे तो उनका मूड जिस तरह का दिख रहा था, क्या वो चुनाव नतीजों में नजर आ रहा है? देखिए, मेरे को लगता है जो भी पूरा अभी डिस्कशन हुआ उसमें मेरे को 3 पॉइंट्स जो है मुझे लगता है वो रखने चाहिए। एक तो ये है कि जो पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स था उसमें सबॉल्टन कास्ट जो थी, मान लीजिए जो जाटव थे या यादव थे, वो अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ खड़े हुए थे। तो वो पोस्ट मंडल 90 की दशक की पॉलिटिक्स थी। अब क्या हो रहा है कि जो उस समय का जो डोमिनेशन अपर कास्ट का था, वो डोमिनेशन अब मुझे उत्तर प्रदेश में ओबीसीज, मान लीजिए जैसे कि यादव का दिखा। तो मुझे लगता है कि बाकी कास्ट्स, और जब मैं डोमिनेशन की बात करता हूं तो मैं 2 इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं। एक तो पुलिस है ना, आप मतलब आप यूपी में कहीं भी चले जाइए, आपको जो वहां पर जो पट्टा लगा होता है उसमें यादव ही दिखेंगे, है ना। पर दूसरी चीज मुझे लगता है कि एक चीज हमको समझनी होगी कि यूपी का ही चुनाव हमने नहीं समझा है। इससे पहले हम असम में भी थे, बिहार में भी थे, पश्चिम बंगाल में भी थे, पंजाब में भी थे। मुझे लगता है कि वॉलेटिलिटी इज अ मार्कर ऑफ इंडियन वोटर्स। मुझे नहीं लगता है कि इंडियन वोटर जो है वो किसी पार्टी या आइडियोलॉजी के साथ समर्पित रहता है और वो हर समय अपना जो वोट चॉइस है उसे असेस करता है, रीअसेस करता है। और मुझे लगता है वो आपको मान लीजिए असम के चुनाव में भी नजर आया, पश्चिम बंगाल के भी चुनाव में नजर आया, बिहार में नजर आया। और तीसरी जो मुझे पॉइंट मुझे लगता है यहाँ पर जरूरी ये मुझे कहना होगा कि देखिए, जो आज अभी मायावती जी भी कह रही हैं और जिससे पहले भी कुछ डिस्कशन हुआ
देखिए, कांग्रेस, लेफ्ट और बसपा, ये तीन पार्टियां कुछ इस तरह के मुद्दे लेके आगे आई थी जिन पर अब मुझे क्लैरिटी नहीं नजर आती है. सो फॉर इंस्टेंस व्हेन आई से दैट देयर इज नथिंग अबाउट दलित पॉलिटिक्स दैट बीएसपी, a Dalit cause that BSP would take forward beyond Uttar Pradesh, right? There are classic things like, you know, secularism, right, which Congress has abandoned. तो मुझे लगता है कि वो वैक्यूम इस तरह का हो गया, या फार्मर मूवमेंट था जो लेफ्ट आगे बढ़ाती थी, वो मूवमेंट कहीं नजर नहीं आता, लेफ्ट ही कमिटेड नहीं नजर आती. तो वो जो वैक्यूम बना है ऑपोजिशन में, उसकी वजह से जो एक बीजेपी की स्क्रिप्ट है कि यू नो वी आर बियॉन्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड हेंस यू शुड वोट फॉर अस, राइट? इन दैट वैक्यूम आई थिंक दिस स्क्रिप्ट वर्क्स. तो ये मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी और असम में भी, और 2014 में तो हमने देखा ही ये कि इस तरह की चीजें काफी सक्सेसफुल रही हैं. जो आप ये कह रहे हैं कि वोटर नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, नई नई चीजें ढूंढता रहता है, पर मैं एक चीज और मायावती जी के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठाना चाहती हूँ. उन्होंने कहा कि जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहां पर भी बीजेपी को ही वोट पड़े हैं, दूसरी पार्टियों को वोट नहीं पड़ी. ये उनको बहुत चौंकाने वाला लग रहा है. ये अभी थोड़ा मुझे आंकड़ों का इंतजार करना पड़ेगा हमें, और वो देखना होगा कि क्या ऐसा वाकई है या नहीं है. और शुरुआत में मैंने जब ट्रेंड फॉलो किया था उस समय ये जरूर, जैसे रामपुर में 60% मुस्लिम हैं और वहाँ आजम खान हारते हुए लग रहे थे, तो कहीं कहीं के लिए ये हो सकता है, जिसके अपने फैक्टर हो सकता है कि बीएसपी ने भी मजबूत कैंडिडेट दिया हो. तो वो सारी चीजें एक डिटेल एनालिसिस, जब आपके पास डेटा पूरा आ जाएगा तब वो डेटा को आप उस डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. लेकिन बिना उसके तब तक बातें हवा में ही होंगी, और इसलिए उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा इसको रेखांकित करने के लिए कि ऐसा है या नहीं है. दोनों ही हालत में, रूल आउट करने के लिए भी और होने के लिए भी. तो वो मुझे लगता है वो इंतजार करना चाहिए. एक संभावना जरूर दिखती है कि मुमकिन है कि मुस्लिम वोट बटा हो और उसके बटने से बीजेपी को फायदा हुआ हो. Indeed. जैसा पहले भी कई बार हुआ है, हो सकता है इस बार उत्तर प्रदेश में वो बड़े स्तर पर हुआ. You know, we've spoken a lot about Uttar Pradesh and Uttarakhand and even Punjab, and we know exactly what's happening in all these three states. We've not spoken about, Manipur and Goa. Interestingly, both states seem to be headed towards a hung parliament. In such kind of a situation, Hung Assembly, I beg your pardon. In such kind of a situation, Mr. Sahasrabudhe, are you open for post-poll alliances? To comment on that, because let the situation emerge and then who exactly are going to be the players and who are willing to do business with BJP, who are willing to come along with BJP, that is also something which we will have to look into. So will be too early to comment, but insofar as the discussion that went previously, let me comment that development and the discourse around development is bringing some kind of a secularization, which is a true secularization of Indian polity. To consider that people are thinking always according to their community basis itself, I believe, is erroneous. Today, if we think that an educated Muslim youth, for example, thinks a particular party a pariha, that itself is wrong. Why would he think so? और इसलिए मैं मानता हूं कि हमारी अपनी सोच को हमने बदलना चाहिए. समाज बदल रहा है, हम बदल नहीं रहे. आप ऐसा मत मानिए कि मुसलमान एक पद्धति से सोचेगा, दलित एक पद्धति से सोचेगा, यादव एक पद्धति से सोचेगा. ये तो आप जो समाज बदल रहा है, एस्पिरेशनल इंडिया जो बदल रही है, उसको आप पुराने पद्धति से आंकने की कोशिश कर रहे हैं. ये घिसी पीटी पद्धति को हम छोड़ दे, ये मेरा आपको विनम्र आग्रह है. वाकई समाज बदल रहा है, इतना समाज बदल रहा है कि सारे फैक्टर्स गॉड हो गए हैं और केवल विकास और अपेक्षाओं की राजनीति हावी हो गई. ऐसा तो कहीं भी नहीं होता, कुछ भी 100% नहीं है जीवन में. लेकिन जिस बड़े पैमाने पर बीजेपी की क्लीन स्वीप निश्चित ही कुछ नई चीजें, फिर बात वहीं आ जाती है कि कुछ नई चीजें हो रही हैं. तो विनय जी ने एक बात कही, वो रोचक है कि सच्चा धर्मनिरपेक्षीकरण हो रहा है. पंथ निरपेक्षीकरण नहीं, धर्म निरपेक्षीकरण हो रहा है. यानी लोग धर्म, जाति, संप्रदाय आदि के बंधनों से ऊपर उठकर इनसे निरपेक्ष होकर सोच रहे हैं, वोट दे रहे हैं. यानी वो विकास पर या विकास अपने भविष्य से जुड़े मुद्दों पर वोट दे रहे हैं. वो उनके लिए अब ज्यादा प्रमुख हो गए हैं. जातीय अस्मिताएं, जातीय आस्थाएं और जातीय जुड़ाव वो अब लचीले हो रहे हैं. तो मैं समझता हूं कि ये एक हद तक तो बिल्कुल हो रहा है, ये दिखता है. आप युवाओं को देखें, युवाओं से बात करें तो हर वर्ग के और जाति और संप्रदाय के युवाओं में आपको ये बात दिखेगी
क्योंकि उनके सामने जो प्रश्न हैं वो ये जाति धर्म वाले उतने नहीं है जितना जिंदा रहने के और आगे बढ़ने के प्रश्न है। तो राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के नतीजों का क्या असर देखने को मिलेगा? आप क्या समझते हैं? अब देखिए, तो सीधी बात यह है कि आप ये लगभग मानिए क्योंकि अनहोनी ना घटे तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव है वो नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब में कर लिया है। मोदी शाह की जोड़ी, जिसे मैं भारत की सबसे अजेय जोड़ी कह रहा हूं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा, जो कई जो बड़े सुधार या जो कदम उठाना चाहते थे और राज्यसभा में जाकर उनके विधेयक अटक जाते थे, उसमें अब उनको कुछ मदद मिलेगी। ये देखना होगा कि 2018 तक कितनी संख्या में बढ़त होती है। 112 के आसपास का लक्ष्य बीजेपी के सामने है और एनडीए के सामने है, जो उसको ये अगर उसको राज्यसभा में मिल जाए तो फिर वो एक सरल बहुमत उसको वहां पे मिल सकता है। और उसके बाद फिर अभी राष्ट्रपति चुनाव सामने आगे आने वाला है, उसमें इस जीत से उत्तर प्रदेश की जीत से खासतौर पे बहुत बड़ी मदद मिलेगी बीजेपी को और उसके सहयोगी दलों को। तो ये दो तो बिल्कुल सामने आने वाली चीजें हैं। और अंत में हम जानते हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव होगा, इन सब में उनको मदद मिलेगी। एक चीज मुझे अब लग रही है जिसका संकेत प्रधानमंत्री ने पहले भी दिया था, नोटबंदी की बात करते करते उन्होंने ये कहा था उस समय भी कि ये हो गया और इसको लोगों ने स्वीकार किया है, अब उसके और ज्यादा कड़े कदम मैं उठाने जा रहा हूं। तो मैं समझता हूं कि अपने को भ्रष्ट अमीरों के खिलाफ और गरीबों के पक्ष में दिखाने के लिए वो जो दूसरा दौर शुरू कर सकते हैं आर्थिक कदमों का, उनमें बड़े स्तर पर छापेमारी हो सकती है। अभी जो पैसा आया है बैंकों में, अभी उसकी जांच चल रही है, जांच में निश्चित रूप से कुछ लोग पकड़े जाएंगे या कुछ और भी आर्थिक कदम ऐसे वो उठा सकते हैं जिससे अपनी इस छवि को वो और पुख्ता कर सके। जी, ये तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 40 लाख लोगों को नोटिस वगैरह भेजे गए हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि किस तरह के कदम होते हैं। बहरहाल बड़े पैमाने पर जो राष्ट्रीय नीति में परिवर्तन होगा, राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन होगा, उसके बारे में उन्होंने इशारा किया। एक तो बीजेपी के फायदे की स्थिति है, जो मतलब जो पार्टी वाइज बीजेपी को जिसका फायदा होगा, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनके लिए क्या संदेश है इस चुनाव नतीजे का? उनके लिए एक संदेश ये है कि उनको भी एक राष्ट्रीय नैरेटिव तो बनाना पड़ेगा। एक चीज, दूसरी चीज ये कि जमीनी स्तर पर तक अपनी बात सिर्फ चुनाव के समय ले जा करके आप कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह की तैयारी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी होते या न होते, जैसे उड़ीसा में मान लीजिए नहीं थे नरेंद्र मोदी, तो एक जमीनी तैयारी उड़ीसा से ये संकेत मिल रहे थे बहुत दिनों से कि कांग्रेस को धीरे धीरे बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर रिप्लेस करती जा रही है। तो ये वो उस तरह की तैयारी की जरूरत है जिसको कहते हैं कि पार्टी बिल्डिंग इन द लॉन्ग रन। तो वो एक तैयारी की जरूरत है जिसमें आपका कोर वोट होता है। और तब जैसे आप कह रहे हैं ना कि देश बदल गया, तो देश बदल गया, लेकिन कई चीजें भारत में जो होता है उसका ऑपोजिट भी ट्रू होता है, उसका विलोम भी जो है वो भी सही होता है। तो कुछ नई चीजें होती हैं, कुछ पुरानी चीजें भी चलती रहती हैं और इन दोनों के मेल में बनता है। तो हर जगह फ्लोटिंग वोट जो है, जो फैसला होता है वो तो फ्लोटिंग वोट के आधार पर ही, अगर इस जो वोट परसेंटेज उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है, बिहार जैसा महागठबंधन होता तो बीजेपी नहीं जीतती संभवतः, जो हुआ नहीं। हाँ। और अगर तो, अभी जो वोट दिख रहे हैं और जो सीटें आई हैं उसके आधार पर तो सब मिल भी जाते तो नहीं जीत सकते थे। बहुत जल्दबाजी में आप कोई ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी ने 2-3% वोट लूज किया है पिछले 2014 के चुनाव के मुकाबले। नहीं 2014 के चुनाव के मुकाबले तो इस बार बीजेपी ने वोट गेन किया है। पिछली बार 49 नहीं गेन किया है, लेकिन आप देखिए कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उसके वोट शेयर में अंतर सिर्फ 2% का है, जो बहुत ही मतलब नगण्य है। इसको कोई मतलब नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो एक कोर वोट उसने बिल्डअप किया है उत्तर प्रदेश में, जिसकी तैयारी 90 से चल रही थी और उसके ऊपर अब कुछ होता है तो ऊपर से वो जुड़ता चला जाता है। वो इंक्रीमेंटल चीजें होती हैं। अगर कोई राष्ट्रीय नैरेटिव है तो वो एक इंक्रीमेंटल चीज है। उन्होंने कोर वोट उत्तर प्रदेश में बना लिया था और हम भूल जाते हैं 1990 में मंडल एक राष्ट्रीय नैरेटिव था जिसका फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरह के कई राज्यों में मिला, जो आज की जो रीजनल पार्टीज हैं उनको मिला था। और उस समय का जो उस समय की समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में थी वो आज की समाजवादी तो आगे आने वाले डिस्कशंस में ये बहस होती रहेगी कि क्या देश में कोई राष्ट्रीय नैरेटिव नया लिखा जा रहा है कि नहीं। और राष्ट्रीय नैरेटिव
प्रस्तुत करना उसको आख्यान होगा। कह लें। उसको आख्यान हिंदी में उस आप कहें। राष्ट्रीय आख्यान के बारे में अगली बहसें होती रहेंगी कि किस तरह का राष्ट्रीय आख्यान पैदा हो रहा है या नेशनल नैरेटिव पैदा हो रहा है, और उसको काउंटर करने के लिए दूसरे विकल्प किस किस तरह के हैं। फिलहाल इस बहस में इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।